Important and mostly repeated questions सीरीज 2 पार्ट 4 हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इससे पहले वाली वीडियो में 21 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। द लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया सेम होते हैं ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and form a rectangle sheet of width 33 cm. Find the perimeter of the rectangular sheet. हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसका लेटरल सरफेस एरिया बताया है, उसको उसकी हाइट के अलोंग कट किया है और एक रेक्टेंगल शीट बना दी है और शीट की विड्थ बता रखी है. विड्थ मतलब हो गया ब्रेथ. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. हमें रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड करना है. तो हमें कर्व सरफेस एरिया CS से कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया सेम है, वो गिवन है सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी से हमने रेक्टेंगल शीट बनाई है, यानी कि रेक्टेंगल शीट का जो एरिया होगा वो भी यही होगा. ठीक है. और रेक्टेंगल शीट का जो विड्थ है वो कितनी है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल शीट (33 सेंटीमीटर. हमने ले लिया. लेट द लेंथ ऑफ शीट इज x सेंटीमीटर. ठीक है. क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल शीट का, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए, बिकॉज पेरीमीटर और रेक्टेंगल 2 विद इन ब्रैकेट L+B होता है. तो विड्थ तो दे रखी है, हमें लेंथ फाइंड करनी है. अब लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, यानी कि जो एरिया हमें सिलेंडर का गिवन है वही एरिया होगा रेक्टेंगल का. ठीक है. क्योंकि इसी से सिलेंडर से ही हमने रेक्टेंगल शीट बनाई है. तो इन दोनों के एरिया को कंपेयर किया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 4224 कर्व सरफेस एरिया. लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई 33 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 4224. तो x जो हमने लेंथ ली थी x आ गई 4224. 33 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा. इसको हम कट कर देते हैं 11 से. 11 3 जा 33, 9 11 8 जा 88, 4 बचेंगे, 11 4 जा 44. 3 से कट हो जाएगा. 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. यानी लेंथ आ गई 128 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा? टू L+B. लेंथ हमने निकाली 128 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमें गिवन थी 33 सेंटीमीटर. इन दोनों को ऐड कर दिया. 4 2 6 161. 2 मल्टीप्लाई 161 322 सेंटीमीटर. पेरीमीटर जो होता है वो सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं. ठीक. पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो मीटर या सेंटीमीटर बस इतनी होती है, और इस एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है. क्वेश्चन 23. अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. एक फैक्ट्री को 42 मशीन्स की ज़रूरत है एक गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए. 63 डेज टाइम जो है वो है 63 डेज. मशीन्स 42. हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल. नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो तो सेम है इन 54 डेज, लेकिन डेज जो हैं वो चेंज हो गए. उतने ही जितने पहले एक फैक्ट्री में 42 मशीन्स जितने आर्टिकल्स बना रही थी 63 डेज में, अब उतने ही आर्टिकल्स बनाने 54 डेज में. तो मशीन्स कितनी चाहिए होंगी ये पूछा है. तो यानी हमें यहाँ पे रिलेशन देखना है मशीन का और नंबर ऑफ डेज का. नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ डेज. ठीक है. तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. पहले यहाँ टेबल बना देते हैं.
टेबल को देखकर हम देखेंगे कि ये कौन सा केस है, इन्वर्स है या डायरेक्ट वेरिएशन है। ऊपर मैंने लिखा नंबर ऑफ मशीन्स, नीचे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मशीन्स 42, तो कितने दिन लगते हैं आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में? 63। अब हाउ मैनी मशीन्स, मशीन्स पूछा है, एक्स कंसीडर कर लिया। वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। अब डेज जो है वो 54 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ डेज कम हो गए, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ मशीन्स हमें क्या करनी पड़ेंगी? बढ़ानी पड़ेंगी। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे देख सकते हैं 63 थे, 63 से 54 हो गए। अब 54 डेज में वो वर्क पूरा करना है। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ मशीन जो है वो क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेंगी। एक चीज़ के बढ़ने से एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इस तरह से आप हमेशा रिलेशन को देखेंगे। तो ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में हम इनको कैसे लेते हैं? मल्टीप्लाई में। 42 मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 54। तो इस वाले को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, LHS को RHS में, RHS को LHS में। जिसमें वेरिएबल होता है उसको हम LHS में ले आते हैं। तो x क्या हो जाएगा? 42 मल्टीप्लाई 63, 54 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, 9 से कट कर देते हैं। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, फिर 6 7 जा 42, 7 मल्टीप्लाई 7 49। यानी कि अब हमें मशीन चाहिए 49, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल हमें 54 डेज में प्रोड्यूस करना है, तो रिक्वायर्ड मशीन इज़ 49। क्वेश्चन 24, इन हाउ मच टाइम will a sum of rupees 1600 amount to rupees 1852.20 at 5% per annum compounded annually? In how much time means time हमसे पूछा है, सम प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 1600, अमाउंट गिवन है रुपीज़ 1852.20 और रेट गिवन है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है इनका? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर n। n क्या है? टाइम। ठीक है, अमाउंट लिखा मैंने 185220, पॉइंट हटाकर नीचे 100 कर दिया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1600, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5/100 टाइम n। यहाँ 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 18522। 1600 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं RHS से LHS में लेके आई, तो ये 16,000 बन गया। 1600 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 16,000 बन गया। 1 प्लस 5 1 5, 5 2 10, 1/20 होल टू द पावर n। अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसे मैंने कट किया 2 से, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, नीचे आ गया 2 8 जा 16, 1 2 3, बस और नहीं किया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 20 प्लस 1 होल टू द पावर n, 9261 अपॉन 8000। भाई और ये हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको आगे रिड्यूस नहीं किया और यहाँ पे RHS को सॉल्व किया, तो ये आ गया 21/20 होल टू द पावर n। अब हमें अगर टाइम निकालना है तो हमें LHS और RHS बेस इक्वल करना होगा। ठीक है, तो हम 9261 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, और 8000 का हम डायरेक्टली देख सकते हैं। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का,
द क्यूब ऑफ 8 इज सॉरी द क्यूब ऑफ 2 इज़ 8 और 3 जीरो की हो जाएंगी 1, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ या फिर आप प्राइम फैक्टर फाइंड करके कर लेना। टू 1000, 1000, 500, 250, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लिखने के लिए 2 × 5 का क्यूब, 2 2 × 4, 4 5 × 20, तो 8000 को हम लिख सकते हैं 20 का क्यूब। 9261 को क्या लिख सकते हैं, ये किससे डिविजिबल है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डिविजिबल किससे है। 9 6 और 1 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 × 9, 3 8 × 24, 7 3 7 × 21। अब 3 0 8 7 0, 3 8 × 24, 3 8 × 24 कैरी 2, 3 7 × 21। अब देखते हैं किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है अभी भी। 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 9 × 27, 1 0 2 9, अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 × 9, 3 4 × 12, 3 3 × 9, 3 4 3, अब ये 7 से डिविजिबल है। 3 4 3 7 का क्यूब होता है, सॉरी 7 का क्यूब 343 होता है। अब यहाँ पे भी हम 3 3 का ग्रुप कर लेते हैं, तो 3 × 7, तो ये क्या बन गया 21 का क्यूब, ठीक है। इसको मैंने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। 9261 21 का क्यूब है और 8000 20 का क्यूब है, तो इन दोनों का होल क्यूब बना दिया। अब आप देख सकते हो LHS और RHS हमारे पास बेस जो है वो सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम क्या कंपेयर करते हैं, पावर, तो n = 3, यानी कि टाइम आ गया 3 ईयर्स। क्वेश्चन 25, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स सरफेस एरिया इज़ 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया हमें गिवन है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होती है a क्यूब। a मीन साइड, क्यूब एक 3D डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। L B H ये सब चीज़ें इक्वल होती हैं। तो सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया से हम निकालेंगे साइड, ठीक है। साइड हम A कंसीडर करते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1734, और a स्क्वायर हो जाएगा 1734 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 जो है मल्टीप्लाई में LHS से RHS में आके डिवाइड में आ गया। 6 2 × 12 बचेंगे 5, 6 8 × 48 बचे 5, 6 9 × 54, मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, ठीक है। हमने फाइंड कर ली साइड ऑफ अ क्यूब। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज a क्यूब, मीन्स साइड का क्यूब, मीन्स a मल्टीप्लाई a, और a है हमारे पास 17 के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 17 का स्क्वायर होता है, मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा 289, फिर 289 की अगेन हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 4913। वॉल्यूम है तो किस में निकलेगी, सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगनल। रोम्बस एक वो फिगर है 4 साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना।
ये चारों साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पर सेंटर से, सेंटर वाले जो एंगल्स बनते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। एरिया हमें गिवन है, अदर डायगोनल बताना है। एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल को हमने D1 ले लिया 16 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल यानी कि सेकंड डायगोनल हमें फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एरिया ऑफ रोम्बस के नीचे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। तो एरिया इज इक्वल टू 240, हाफ D1 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई D2 सेकंड डायगोनल्स। तो एक डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल हमें 16 दे रखी है, मैंने 16 लिख दी, और सेकंड हमें फाइंड करनी है। इसको कट कर दिया, 8 आ गया। तो 8 मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू 240। तो सेकंड डायगोनल क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 8 30। तो सेकंड डायगोनल आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर।